हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसी तरह पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए तब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्याय चल रहा था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कल आप पढ़े थे पार्टनरशिप, लेकिन आज पढ़ेंगे आप कंपनी। ठीक। कंपनी का एमसीक्यू क्वेश्चन जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा कंपनी का बेसिक परिचय जान लें। कंपनी शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कब हुई? कंपनी कब शुरू हुआ? कंपनी सबसे पहले 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ये एमसीक्यू क्वेश्चन छोटे छोटे आ सकते हैं। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? 14वीं शताब्दी में इटली में आरंभ हुआ, लेकिन इसका सही रूप से विकास नहीं हो पाया। इसका सही रूप से विकास कब हुआ? 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। जब इस इंग्लैंड में हुआ था उस समय 1844 में इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना की गई। 1844 में पहली कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है। जो इंग्लैंड के विधान या कानून के अंतर्गत, वो कानून क्या था? 1800 कंपनी अधिनियम 1844 के अंतर्गत किया गया। प्रश्न ये है कि भारत में कंपनी का आरंभ कब हुआ? भारत में कंपनी का आरंभ 1850 में हुआ। वैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 अर्थात अंग्रेजों का शासन, अंग्रेज एंट्री किए थे, अपना पहली कंपनी भारत में स्थापित किए थे 1600 में, तो उसी समय से कंपनी का आरंभ हो गया। लेकिन वास्तविक रूप में कंपनी का आरंभ 1850 में इंग्लैंड के द्वारा भारत में किया गया, जो इंग्लैंड के कंपनी अधिनियम 1844 के अंतर्गत संचालित है। तो ये तो था इसका बेसिक परिचय। और इसके बाद से धीरे धीरे कंपनी स्टार्ट हुआ। भारत जब देश आज़ाद हुआ तो कंपनी अधिनियम 1956 लागू हुआ। उसके बाद से अनेकों प्रकार के संशोधन हुए। तो यहाँ पे हमको विस्तृत डिटेल नहीं जानना है, हमको एमसीक्यू क्वेश्चन जानना है। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन इसका है, कंपनी का आरंभ, कंपनी का आरंभ कब हुआ? 14वीं शताब्दी में हुआ। और कहाँ हुआ? इटली में हुआ। यह सर्वप्रथम, ये ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसका सही विकास नहीं हो पाया था। इसका सही विकास कब हुआ? वास्तविक रूप में कंपनी का आरंभ कहाँ हुआ? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में कहाँ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, इंग्लैंड में जो कंपनी को स्थापित किया गया, वह किस नाम से, किस विधान के अंतर्गत? मतलब कंपनी का पहला विधान क्या था? कंपनी का प्रथम अधिनियम या कानून पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1844 में किया गया। ठीक है। तो इस तरह आप जान गए कि भारत में सर्वप्रथम विश्व में कंपनी का आरंभ 14वीं शताब्दी इटली में हुआ। वास्तविक रूप से कंपनी का आरंभ 17वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुआ। पहला जो कंपनी एक्ट बना था वह ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड के कंपनी कानून के अंतर्गत बना था 1844 में। ठीक है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। भारत में कंपनी का
आगमन कब हुआ? भारत में कंपनी का आरंभ सबसे पहले एक शाही आदेश जारी किया गया। और इस शाही आदेश कब जारी किया? सन 1600 ईस्वी में किया गया। इस 1600 ईस्वी में प्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ये शाही आदेश के द्वारा बना था, न कि किसी कानून या विधान के अंतर्गत। अर्थात ब्रिटेन की जो महारानी थी वो उनके अधीन उनके आदेश के द्वारा प्रथम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। अब ये भी प्रश्न है कि भारत में वास्तविक रूप से कंपनी कब स्थापित हुई? भारत में कंपनी अधिनियम का प्रारंभ कब हुआ? 1850 ईस्वी में हुआ। यह जो कानून बना था वो ब्रिटेन के अर्थात इंग्लैंड के 1844 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है। इसके बाद बहुत से सारे संशोधन हुए। फिर उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद भारत में प्रथम कंपनी अधिनियम बना। यह भारत में ये स्वतंत्रता के बाद है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम कंपनी अधिनियम पारित हुआ। और यह कंपनी अधिनियम कब था? 1956 था। इसके बाद से बीच में बहुत संशोधन हुए। अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले संशोधन हुआ, कंपनी एक्ट 2013। तो यहाँ से कंपनी की हमारी नींव पड़ी। ठीक है। अब प्रश्न ये भी है, कंपनी जो शब्द है, कंपनी शब्द की उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई? कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंपनी शब्द से बना है। किससे बना है? कंपनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के कंपनी शब्द से बना। यह जो कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और पनिस। कंपनीस का मतलब क्या? कंपनी का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है साथ साथ, और पनिस का मतलब क्या होता है? रोटी। इस प्रकार कंपनी विधान द्वारा निर्मित, जो कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत कहा गया, एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। ठीक है। तो डीप में हम नहीं जाएंगे, हम एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह हमारी कंपनी की नींव। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कंपनी जो जब बनती है, कंपनी इसका संचालन जो किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? कंपनी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। देखिए, कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, देखिए उसमें कई चीज़ें होती हैं। निजी कंपनी है तो कम से कम 2, और सार्वजनिक कंपनी है तो कम से कम 7 व्यक्ति मिलकर कंपनी का निर्माण करते हैं। तो यह जो व्यक्ति होते हैं ये संचालक कहलाते हैं। अंशधारी अलग होते हैं और संचालक अलग होते हैं। तो कंपनी का जो संचालन है, उसका डायरेक्शन कैसे चलाना है, यह काम कौन करता है? संचालक द्वारा किया जाता है। कंपनी का संचालन कौन करता है? संचालक करता है। ठीक है। अगला है
जो कंपनी होती है, कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है? शेयर होल्डर होता है, अर्थात अंशधारी होता है। कौन होता है? अंशधारी होता है। अब ये भी है कि एक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तब यहाँ जानना पड़ेगा कि निजी कंपनी है कि सार्वजनिक कंपनी है, ठीक ना। तो इसको जानने से पहले एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जो कंपनी होते हैं, कंपनी में सदस्यों का दायित्व जो होता है वो क्या होता है? ये सीमित होता है, ठीक है, सीमित होता है। तो ये आपका ये 10 क्वेश्चन है। यह जो जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन है आपको बताए जा रहे हैं, यह जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके एंट्रेंस एग्जाम्स, बीएड के जो कॉमर्स के स्टूडेंट है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स या अदर कॉमर्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि जितना ही अधिक क्वेश्चन की जानकारी होगी उतनी ही आपकी उस पर पकड़ अच्छी हो। और प्लीज़ हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हम नोट किए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा मिटा दिया जाए। तो कंपनी का नेक्स्ट हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया? काफी हो गया था। 11th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंपनी में कितने सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ सदस्य जानने के लिए सबसे पहले निजी कंपनी की ओर बढ़ते हैं। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। और वहीं पे एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, तो इसमें न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि यदि निजी कंपनी है तो सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 और एक सार्वजनिक कंपनी है तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन 13 की हो, लेकिन 13 के जानने से पहले निजी कंपनी में एक और चीज जान लीजिए। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या तो 2 है, लेकिन अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 200 होती है। और इसमें कितनी होती है? असीमित होती है, ठीक है। ये कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसमें वृद्धि की गई है। 13। अगला है कंपनी का जो संचालन है, कंपनी का संचालन है, यह किस अधिनियम या कानून के अंतर्गत किया जाता है? यह कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान में संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अगला यहीं पे मान लीजिए कि एक ऐसी सरकारी कंपनी, मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी, इसे सरकारी कंपनी कब माना जाता है? सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी, यदि किसी कंपनी के 51% शेयर कम से कम
51% शेयर सरकार के पास होते हैं, सरकार के पास होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तो सरकारी कंपनी कहलाती है। ठीक, फिर अगला, पृथक अस्तित्व विशेषता। पृथक अस्तित्व किसकी विशेषता है? कंपनी की विशेषता, ठीक ना, कंपनी की विशेषता। ठीक, अगला 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आप ये जानिए कि एक निजी कंपनी कब होती है और एक सार्वजनिक कंपनी कब होती है। निजी कंपनी में क्या विशेषता है? निजी कंपनी किस कंपनी को माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, पहला, वह अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। दूसरा, अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती हो। क्या लगाती हो? रोक लगाती हो। और तीसरा, बताइए, तीसरा, पहला यानी प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है, और अपने सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 तक अधिकतम 200 तक सीमित रखती हो, तो ऐसी कंपनी को निजी कंपनी कहा जाता है। ठीक वहीं पे एक सार्वजनिक कंपनी कब होती है? सार्वजनिक कंपनी कब होती है? पहला, अपने नाम के साथ केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। दूसरा, अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक करती है, तथा अपने सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 से असीमित रखती हो, ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है। थोड़ा इंक डाल दिया जाए। अगला 18 नंबर क्वेश्चन। अगला क्या है? एक कंपनी में अंशधारियों की संख्या कितनी हो सकती है? एक कंपनी में अंशधारियों की संख्या कितनी हो सकती है? असीमित होती है। मतलब एक कंपनी में शेयर होल्डर्स कितना भी हो सकते हैं, कोई इसकी शेयर होल्डर्स के लिए बाध्यता नहीं है। कंपनी में अंशधारियों की संख्या असीमित हो सकती है। ठीक है, अगला, वहीं पे एक सरकारी कंपनी है, इस कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति कौन करता है? कैग, अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। अब उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, अगला, एक कंपनी के अंशों की, जो कंपनी है अपना शेयर जारी करती है, अंशों के निर्गमन पर कटौती की दर कितनी होती है? कटौती की दर कितनी होती है? 10% तक होती है। इस तरह ये MCQ क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इसको आप निरंतर पढ़ते रहिए। आप थोड़ा
बड़े आकार में है कि आपको क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट था कि थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई देता है, इसीलिए थोड़ा आज बड़ा बड़ा लिखे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़िए। 21 नंबर क्वेश्चन। एक राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी होती है, राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी। अब यह जानिए राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी क्या है। एक ऐसी कंपनी जो किसी देश के राजा या शासक के आदेश या फरमान के द्वारा जारी की जाती है, तो उसे राज आज्ञा कंपनी कहा जाता है। राज आज्ञा कंपनी जैसे एग्जाम्पल, सन 1600 ईस्वी में भारत में एक कंपनी स्थापित हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यह किस प्रकार की कंपनी है? राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी। वर्तमान समय में राज आज्ञा द्वारा स्थापित भारत में कोई भी कंपनी नहीं है, क्योंकि इस समय जितनी भी कंपनियां स्थापित है कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो क्या है? एक इसमें होता है पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा, पार्षद सीमा नियम क्या होता है? कंपनी का एक महत्वपूर्ण चार्टर या प्रलेख होता है। ठीक है, इसमें कंपनी के 6 मुख्य बातों का उल्लेख रहता है। ठीक है, कितनी बातों का उल्लेख रहता है? 6 क्लास का उल्लेख है, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का व्यवसाय, कंपनी का स्थान, सदस्यों के दायित्व, ये सब का उल्लेख रहता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पार्षद सीमा नियम में कितने क्लाज होते हैं, कितने वाक्य होते हैं? कितने वाक्य होते हैं? 6 वाक्य होते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा 5, 6, 7, 8। अब आपको जानना रहेगा कितने क्लाज होते हैं। ठीक है, प्रश्न ये भी है 23 नंबर। जैसे एक कंपनी अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है, तो उसके लिए कौन सा प्रस्ताव जारी करना पड़ेगा? तो वह कौन सा प्रस्ताव जारी करके अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है? सबसे पहले तो उसमें पार्षद सीमा नियम में उसका संशोधन, कंपनी के नाम वाक का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया गया है। तो पार्षद सीमा नियम में किया गया है, तो इसके लिए कौन सा प्रस्ताव जारी करेगी? उसके लिए वो विशेष प्रस्ताव जारी करेगी। कौन सा प्रस्ताव? विशेष प्रस्ताव जारी करेगी। ऑप्शन में पूछेगा साधारण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, कंपनी के द्वारा प्रस्ताव, ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, ठीक इसी तरह एक होता है कंपनी अंतर नियम। अंतर नियम, कंपनी अंतर नियम भी कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसमें किस बात का उल्लेख रहता है? कंपनी के जितने भी आंतरिक मामले हैं, कंपनी का संचालन कैसे करेंगे, कितने व्यक्ति होंगे, माल का आवागमन कैसे होगा, ठीक ना, किस किस विभागों में क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, हिसाब किताब की बहियाँ क्या होंगी, इसका जांच अंकेक्षण कैसे होगा, वो तमाम बातों का। ठीक है, तो कंपनी के आंतरिक कार्य प्रणाली का उल्लेख जिस पुस्तिका में रहता है उसे कंपनी अंतर नियम कहा जाता है।
कंपनी अंतर नियम ये क्या होता है? कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। ठीक है, पहला प्रलेख महत्वपूर्ण क्या है? पार्षद सीमा नियम। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख क्या है? कंपनी का अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम। ठीक है, थोड़ा इंक डालिए जाए। अब 25 क्वेश्चन में है, जो पार्षद सीमा नियम है, पार्षद सीमा नियम है, ये किसके लिए बनाना अनिवार्य होता है? तो यह चाहे निजी कंपनी हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, ठीक ना, सार्वजनिक कंपनी हो, यह दोनों के लिए बनाना अनिवार्य होता है, किसी एक के लिए नहीं, दोनों के लिए। यहीं पे एक अगला क्वेश्चन है कि पार्षद अंतर नियम, अंतर नियम ये किसके लिए बनाना अनिवार्य होता है? तो बताइए, पार्षद अंतर नियम किसके लिए बनाना अनिवार्य होता है? वैसे पार्षद अंतर नियम का नियम ठीक उसी पैटर्न पे चलता है कि पार्षद सीमा नियम जो बनाता है, पार्षद अंतर नियम वही बनाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है, चाहे वो निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, यदि पार्षद अंतर नियम नहीं बनाना चाहती है तो पार्षद अंतर नियम के वह स्थान पर क्या बना सकती है? तालिका टेबल ए का वह प्रयोग कर सकती है। ठीक है, टेबल ए का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, कंपनी के द्वारा अंशों को ही जारी किया जाता है, तो अंशों के विवरण का उल्लेख बता सकते हैं किस अंतर नियम में होता है? सीमा नियम में होता है कि अंतर नियम में होता है? तो पार्षद के अंशों का उल्लेख किस पुस्तिका में होता है? अभी बताए थे कि पार्षद सीमा नियम में 6 ही वाक्य होते हैं, 6 के अलावा जितने भी हैं सब पार्षद सीमा नियम में होते हैं, पार्षद अंतर नियम में होते हैं, सॉरी। किसमें होता है? पार्षद अंतर नियम में होता है। ठीक है, 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के उद्देश्य अधिकार क्षेत्र किसमें रहता है? कंपनी के अधिकार कर्तव्य का उल्लेख किस पुस्तिका में रहता है? पार्षद सीमा नियम में रहता है। किस पुस्तिका में रहता है? पार्षद सीमा नियम में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है इस पे, कंपनी का बाह्य प्रलेख कौन सा है? बाह्य प्रलेख क्या है? किस पुस्तिका को, किस विवरण को हम बाह्य प्रलेख कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? पार्षद सीमा नियम को कहा जाता है। यहीं पे एक क्वेश्चन और है कि कंपनी का आंतरिक प्रलेख किसको कहा जाता है? यह पार्षद किसको कहा जाता है? तो जान ही गए होंगे, पार्षद अंतर नियम को कहा जाता है। ठीक है, तेज आपका 30 क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जानना चाहेंगे तो सारे चैप्टरों का जो भी टॉपिक है सबका मल्टीपल क्वेश्चन, अभी बहुत सारे कंपनी में क्वेश्चंस हैं, तब तक इसको नोट करिए।
चलिए 31 क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। एक डाल दिया जाए। थर्टी वन क्वेश्चन में है कि जो हमारा पार्षद सीमा नियम है, इसे जब हम तैयार करते हैं तो इसमें कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। पार्षद सीमा नियम पर 7 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितने मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए? 7 मेंबरों का होना चाहिए। ठीक ना। ये भी प्रश्न हो सकता है कि जो हमारा पार्षद सीमा नियम है, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम, ये दो मुख्य है। ये भी जान जाइए कि पार्षद सीमा नियम में चेंजिंग करना, परिवर्तन करना इतना सरल नहीं है, लेकिन पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करना एक प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी अभी बताया कि एक निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनियां, 2 कंपनियां होती हैं। तो निजी कंपनी अपना व्यवसाय कब प्रारंभ कर सकती है और सार्वजनिक कंपनी व्यवसाय अपना कब प्रारंभ कर सकती है? ध्यान दीजिएगा, निजी कंपनी व्यवसाय आरंभ कर सकती है, कब कर सकती है? समामेलन के बाद। समामेलन मतलब रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद ही वो अपना कारोबार शुरू कर सकती है। वहीं पे एक सार्वजनिक कंपनी है, वो अपना व्यवसाय आरंभ कर सकती है। कब कर सकती है? सब समामेलन जब होता है उसके बाद नहीं कर सकती है। वह कब करेगी? व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद। कब कर सकती है? रजिस्ट्रेशन होने के जस्ट बाद वो कंपनी अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकती है, बल्कि उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगी, तभी वो कारोबार शुरू कर सकती है। 34 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पार्षद सीमा नियम जो होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पार्षद सीमा नियम तैयार किया जाता है। कौन करता है? प्रवर्तक करता है, प्रमोटर, मतलब जो कंपनी के नियम स्थापित करता है, कंपनी का निर्माण करता है, वह कर सकता है। पार्षद सीमा नियम उसी के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला, एक चीज और भी है कि कंपनी का पंजीयन क्या अनिवार्य है? अनिवार्य है या ऐच्छिक है? तो क्या है? अनिवार्य है। यहां बता दें इसको क्यों बताया गया। पीछे आप एकाकी व्यापार पढ़े थे, तो ये एकाकी व्यापार में किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। वहीं एक साझेदारी व्यवसाय में भी उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी में उसका पंजीयन अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला, कंपनी की पंजीयन या इसी को कहा जाता है समामेलन से क्या आशय है? समामेलन से आशय उसके रजिस्ट्रेशन से है।
मतलब जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है तो उसी को कंपनी का पंजीयन या समावेलन कहा जाता है। ठीक है, कितना क्वेश्चन हुआ? 36। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो संचालक होते हैं जब कंपनी की नींव पड़ जाती है, कंपनी के प्रथम संचालकों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रवर्तक द्वारा होता है। मतलब जब कंपनी की नींव पड़ जाती है तो उसमें संचालकों की आवश्यकता होती है, और फर्स्ट टाइम जब किसी डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करता है? पहली बार प्रमोटर अर्थात प्रवर्तक करता है। ठीक है, अब प्रश्न ये भी है कि एक सार्वजनिक कंपनी में, किसमें? एक सार्वजनिक कंपनी में कितने संचालक हो सकते हैं? कितने संचालक होते हैं? न्यूनतम, एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम संचालकों की संख्या कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। वहीं पर एक निजी कंपनी है, तो यहाँ पे न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सदस्य नहीं, डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। मतलब कि एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए और एक निजी कंपनी में कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये भी है कि एक कंपनी, एक संचालक कितने कंपनी का संचालक बन सकता है? बताइए, एक डायरेक्टर कितनी कंपनियों में डायरेक्टर का काम कर सकता है? वो अधिक से अधिक 20 कंपनी में संचालक हो सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि संचालक का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। देखे होंगे जब कंपनी का निर्माण होता है उसमें डायरेक्टर बनाए जाते हैं, तो डायरेक्टरों में से ही किसी एक डायरेक्टर को मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात एमडी बनाया जाता है। तो इन संचालकों का कार्य कितने समय का लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तभी कंपनी के अध्याय में बहुत सारी चीज़ हैं। आज केवल मैं 40 क्वेश्चन ही बताया हूँ, और एक पार्ट में और भी कंपनी अभी चलेगी, क्योंकि कंपनी का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसका डिसोल्यूशन एमाल्गमेशन अभी सब बाकी ही है, शेयर डिवेंचर ये सब है ही है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर आप करिए, बताते रहिए, ताकि उसमें कुछ सुधार किया जा सके और कुछ और जानकारियाँ ली जा सके। साथ में ये भी चीज़ है कि इसमें कुछ कमेंट में आप लोग किए थे कि हम सर ये पढ़ाइए, तो सभी लोगों को इच्छा पूरी करना इतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास ये रहेगा कि जिन लोगों का कमेंट किसी टॉपिक या सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ज़्यादा आएगा उसको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए धन्यवाद।